जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि शिक्षा वो हथियार है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम दुनिया को नहीं बल्कि उस चीज को देखने का नजरिया बदलने वाले हैं जिससे हम बचपन से बस देखते आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी हिंदी वर्णमाला की। हाँ, मतलब बचपन में हमने बस काका गागा का रट्टा मार लिया था। एग्जैक्टली। और आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत मैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से करना चाहती हूँ। जो भी हमें सुन रहा है वो अपने दोनों होठों को एक दूसरे से दूर रखें और ऐसा करते हुए पौ बोलने की कोशिश करें। बिना होठ मिलाए पौ बोलना, ये तो मतलब पूरी तरह से नामुमकिन है। हाँ, और ये जो शारीरिक या फिजिकल नामुमकिन सी चीज है ना, यही हमारी हिंदी वर्णमाला का सबसे बड़ा रहस्य है। सही कहा। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमने बचपन में याद किया था वो बस कुछ रेखाओं और आकारों का एक डिजाइन है। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है तो यही साधारण सी दिखने वाली वर्णमाला सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि हम इसे रटने की कोशिश करते हैं जबकि इसे समझना चाहिए। और इसे समझने के लिए आज हमारे पास बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। आज हम वर्णमाला मास्टरी नोट्स और कुछ बहुत ही शानदार विजुअल स्लाइड्स का विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही। हमारा मिशन बहुत क्लियर है। वर्णमाला कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखी बोरिंग लिस्ट नहीं है। ये असल में शरीर विज्ञान, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं, और गणित यानी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। मशीन वाली ये एनोलॉजी एकदम सटीक बैठती है यहाँ, क्योंकि भाषा का बनना पूरी तरह से हवा और उस हवा को रोकने वाले हमारे मुंह के पुर्जों पर ही डिपेंड करता है। हर ध्वनि का अपना एक शेप और फिक्स्ड जगह होती है। तो चलिए इस मशीन के सबसे बेसिक हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि आखिर हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? देखो, स्टडी टेट के नोट्स एकदम क्लियर करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है और एक मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52? मतलब अगर मैं इसे किसी खेल से जोड़कर देखूं तो ये मुझे ताश के एक गड्डी की तरह लगता है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, जैसे ताश की गड्डी में ठीक 52 पत्ते होते हैं और किसी भी गेम में हर एक पत्ते की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वैसे ही हमारी वर्णमाला के ये 52 वर्ण है। एक भी आवाज इधर उधर हुई तो पूरा मतलब बदल जाता है। ताश की गड्डी वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है, लेकिन परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। कैसा जाल? स्टडी टेक के लोग मूल वर्ण और कुल वर्ण के बीच बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो कई लोग जल्दबाजी में 33 या 44 पर टिक लगा देते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ मूल व्यंजन या स्वर घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कुल वर्ण पूछा जाए तो वो 52 ही होगा। तो अब इस ताश की गड्डी के उन 11 पत्तों की बात करते हैं जो पूरे उच्चारण का बेस तैयार करते हैं, यानी हमारे स्वर, जिन्हें हम वावल्स कहते हैं। बिल्कुल। इन 11 स्वरों के बिना हमारी भाषा की मशीन स्टार्ट ही नहीं हो सकती। नोट्स में इन स्वरों को सबसे पहले मात्रा के आधार पर बांटा गया है। मात्रा का मतलब यहाँ उच्चारण में लगने वाले समय से है, राइट? जी, और ये पूरी तरह से एक टाइमिंग का खेल है। समय के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम शॉर्ट वाउल्स कह सकते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है और ये सिर्फ 4 हैं: अ, ई, उ और री। और दूसरा टाइप? दूसरा है दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वाउल्स। इनके नाम से ही साफ है कि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के मुकाबले डबल टाइम लगता है। ये 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर हम री अक्षर को देखें तो आम बोलचाल में ऋषि या ऋतु बोलते समय हम इसे काफी लंबा खींचते हैं। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे इसमें काफी टाइम लग रहा है। फिर ये ह्रस्व यानी मूल स्वर की लिस्ट में कैसे आ गया? इसे तो दीर्घ स्वर होना चाहिए था ना। ये बहुत ही बारीक सवाल है और यहीं पर स्टडी टेक की स्लाइड में बना हुआ वो स्टॉपवॉच वाला विजुअल सारी कहानी एकदम साफ कर देता है। अच्छा, वो स्टॉपवॉच वाली ट्रिक? हाँ, देखो, जब हम शुद्ध भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो री का असली उच्चारण संस्कृत से आया है और संस्कृत में इसे बहुत ही झटके से और बेहद कम समय में बोला जाता था। ओ, तो मतलब समय के साथ हमने इसे बदलना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। हमारी रोजमर्रा की आदतों ने इसके उच्चारण को बिगाड़ दिया। बिल्कुल। और हम इसे लंबा खींचने लगे। लेकिन व्याकरण की उस स्टॉपवॉच के हिसाब से आज भी इसमें सबसे कम समय लगता है।
तो परीक्षा के लिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट बन जाता है कि री को हमेशा ह्रस्व स्वर ही माना जाएगा। मतलब हमें अपनी आदतों से भाषा विज्ञान को जज नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। भाषा के नियम हमारी गलतियों से नहीं बदलते। क्या बात है। अच्छा, आगे बढ़े। इन स्वरों को एक और तरीके से बांटा है, जीभ के इस्तेमाल के आधार पर। और ये हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत ही एनाटॉमिकल यानी साइंस से जुड़ा हुआ लगा। हाँ, जब कोई भी ध्वनि पैदा होती है तो जीभ का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव है, इसके आधार पर स्वरों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अग्रस्वर, जहां जीभ का आगे का हिस्सा काम करता है। इसमें ई, ए और ए आते हैं। और दूसरा है मध्य स्वर, जिसमें केवल एक स्वर आता है, अ। और तीसरा है पश्च स्वर, जहां जीभ का पिछला हिस्सा एक्टिव रहता है। इसमें आ, ऊ, ओ, औ और औ आते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को देखकर मुझे सच में एक डीजे के साउंड मिक्सर की याद आती है। साउंड मिक्सर? वो कैसे? जैसे एक साउंड इंजीनियर अलग अलग बटन स्लाइड करके आवाज को ट्यून करता है ना, हमारी जीभ भी बिल्कुल वैसी ही स्लाइडर्स की तरह काम कर रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक विजुअलाइजेशन है। हाँ, मतलब कोई ई बोलता है तो जीभ अपने आप आगे की तरफ स्लाइड होती है, जब अ बोलता है तो जीभ एकदम रिलैक्स होकर बीच में आ जाती है, और जैसे ही आ बोलता है जीभ पीछे गले की तरफ खिंच जाती है। सच में हमारे शरीर की अपनी इनबिल्ट साउंड इंजीनियरिंग है ये। और स्वरों में एक खास बात ये होती है कि हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, बस जीभ उसे थोड़ा ट्यून करती है। लेकिन भाषा सिर्फ खुले अ, आ, ई से तो नहीं बन सकती ना। उसे शेप देने के लिए उस हवा के रास्ते में रुकावटें डालनी पड़ती हैं। बिल्कुल, और यहीं से जन्म होता है व्यंजनों का, यानी कॉन्सोनेंट्स का। ये ट्रांजिशन बहुत ही दिलचस्प है। मुंह के अलग अलग हिस्से हवा को रोककर और टकराकर नई ध्वनियां बनाते हैं, और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा घुमावदार सवाल इसी हिस्से से आते हैं। हाँ, और इसीलिए यहाँ पर स्टडी टेक के नोट्स में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है, KTMDO। ईमानदारी से बताऊं तो पहली बार ये KTMDO पढ़ने पर मुझे लगा कि ये किसी रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक का नया मॉडल है। एकदम स्पोर्टी नाम है। हल्की सी मुस्कान तो आ ही जाती है इसे सुनकर, पर यह सच में एक रेसिंग बाइक की तरह ही काम करता है, क्योंकि यह हवा के बाहर निकलने के रास्ते का पूरा ट्रैक है। अच्छा, तो ये ट्रैक शुरू कहाँ से होता है? फेफड़ों से हवा रेस लगाते हुए निकलती है और सबसे पहले पहुंचती है के पर। के यानी कंठ, हमारा गला। यहाँ हवा टकराती है और क वर्ग की ध्वनियां पैदा होती हैं। मतलब क, ख, ग, घ, ञ। राइट। फिर हवा इस ट्रैक पर थोड़ा आगे बढ़ती है टी की तरफ। टी यानी तालु, जो मुंह के छत का पिछला हिस्सा है। यहाँ से च वर्ग निकलता है। च, छ, ज, झ, ञ। हाँ, इसके बाद आता है एम यानी मूर्धा। यह तालु से थोड़ा और आगे का हिस्सा है, जहां मुंह की छत थोड़ी खुरदुरी होती है। जब जीभ पलटकर यहाँ टकराती है तो ट वर्ग की ध्वनियां बनती हैं। ट, थ, ड, ध, न। ये तो एकदम लाइन से चल रहा है। बिल्कुल। फिर हवा और आगे आती है डी यानी दंत या दांत तक। यहाँ त वर्ग बोला जाता है। त, थ, द, ध, न। और इस हाईवे का अंतिम स्टेशन है ओ यानी ओष्ठ, हमारे होंठ, जहां से प वर्ग की ध्वनियां निकलती हैं। प, फ, ब, भ, म। ये गले से लेकर होंठों तक का एक परफेक्ट सीक्वेंस है। ये तो सच में हवा का पूरा GPS है। बस इस KTMDO को याद रखो और पूरा का पूरा क, च, ट, त, प वर्ग अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपको तो पता ही है कि परीक्षाओं में एग्जामिनर इतने सीधे तो होते नहीं है। वो सीधे सीधे ये नहीं पूछते कि ता कहाँ से बोला जाता है। हाँ, वो तो हमेशा अपवाद या एक्सेप्शन खोजने में लगे रहते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ा अपवाद है वो है अक्षर व। इसे परीक्षाओं का सबसे चहेता सवाल माना जाता है। इस व में ऐसी क्या खास इंजीनियरिंग है जो ये इतना पूछा जाता है? खास बात यह है कि KTMDO ट्रैक पर चलने वाले बाकी अक्षर किसी एक स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व बोलते समय 2 स्टेशन एक साथ काम करते हैं। अच्छा, 2 स्टेशन एक साथ? हाँ, जब व का उच्चारण होता है तो ऊपर के दांत नीचे के होंठ को हल्के से छूते हैं। इसमें दांत भी हैं और होंठ भी। ओह, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य कहलाता है। दांत प्लस होंठ। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां नियम थोड़े मुड़ जाते हैं और इसीलिए एग्जामिनर्स को ये बहुत पसंद है। तो व मतलब दंतोष्ठ्य, ये तो एकदम लॉक करने वाली बात हो गई। अब हमने लोकेशन तो देख ली कि आवाज गले से आ रही है या दांतों से,
लेकिन बात सिर्फ लोकेशन पर खत्म नहीं होती। सही कहा। स्टडी टेक की स्लाइड्स एक कदम और आगे जाती हैं और हमें बताती हैं कि उस ध्वनि में हवा का प्रेशर कितना है और कंपन यानी वाइब्रेशन कितना है। ये तो पूरी तरह से फिजिक्स है। यही वो जगह है जहां एनाटॉमी और फिजिक्स का संगम होता है। हम प्राणत्व और घोषत्व की बात कर रहे हैं। यहाँ प्राण का मतलब जीवन से नहीं बल्कि मुंह से निकलने वाली हवा या ब्रेथ से है। तो कोई ध्वनि बोलते समय कितनी हवा बाहर आ रही है ये प्राणत्व तय करता है। और इसे याद रखने के लिए नोट्स में जो गणित का लॉजिक लगाया गया है ना, वो एकदम जीनियस लेवल का है। हाँ, भाषा विज्ञान को सम और विषम संख्याओं से जोड़ना बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब अगर हम हर वर्ग के 5 अक्षरों को 1 से 5 तक नंबर दे दें तो पूरा खेल बहुत आसान हो जाता है। अल्पप्राण का मतलब है कम हवा निकलना। इसके लिए गणित का फॉर्मूला है सभी विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, जैसे 1, 3 और 5। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्पप्राण होगा, जैसे क, ग, ग। राइट। इनके उच्चारण में बहुत कम हवा लगती है। दूसरी तरफ है महाप्राण, जहां फेफड़ों से ज्यादा हवा धकेलनी पड़ती है। इसके लिए सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स काम आते हैं, जैसे 2 और 4, ख और घ। इसे स्लाइड में बादलों के विजुअल से बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। अल्पप्राण मतलब साफ और हल्के बादल जहां हवा शांत है, और महाप्राण मतलब काले घने तूफानी बादल जहां से तेज हवा निकल रही है। एकदम सही एनालॉजी है। अगर कोई अपने मुंह के आगे हाथ रखकर सिर्फ क बोले और फिर तुरंत बाद ख बोले तो उसे अपने हाथ पर ख के टाइम एक तेज हवा का झोंका फील होगा। यही एक्स्ट्रा हवा उसे महाप्राण बनाती है। हमें इसके लिए सच में किसी किताब की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर खुद इसका सबूत दे रहा है। और हवा के इस प्रेशर के बाद बारी आती है गले के इंजन की, यानी घोषत्व की। घोष का मतलब है नाद या कंपन, है ना? जी। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में मौजूद स्वर तंत्रियों में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, ये घोषत्व तय करता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, अघोष और सघोष। तो क्या इसमें भी वो मैथ्स वाला फॉर्मूला फिट बैठता है? हाँ, बिल्कुल। अघोष ध्वनियां वो हैं जिन्हें बोलते समय गले में कोई खास कंपन नहीं होता। इसके लिए हमें हर वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर को लेना होता है, 1 और 2, जैसे क और ख, और साथ में श, श, स। ओके, 1 और 2 बिना वाइब्रेशन के। और सघोष? सघोष या घोष ध्वनियां वो हैं जिन्हें बोलते टाइम हमारी स्वर तंत्रियां कस जाती हैं और गले में एक भारी वाइब्रेशन पैदा होता है। इसमें आते हैं वर्ग के 3, 4 और 5 नंबर वाले अक्षर, जैसे ग, घ, ङ। हाँ, आप चाहें तो गले पर हाथ रखकर क और फिर ग बोलकर ये अंतर फील कर सकते हैं। ग बोलते ही गले में गूंज सी उठती है। मतलब गणित के हिसाब से 1 और 2 अघोष है और 3, 4, 5 सघोष है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। लॉजिकल है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गिर जाते हैं। एक ऐसा अक्षर है जो इस पूरे लॉजिक को चुनौती देता है। ओहो, ऐसा कौन सा ट्रैप आ गया अब? वो ट्रैप है अक्षर ह। देखो, जब ह बोला जाता है तो फेफड़ों से बहुत सारी हवा बाहर आती है, इसलिए ये महाप्राण है। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ लोग क्या लॉजिक लगाते हैं कि अगर श, श और स अघोष हैं तो ह भी अघोष होना चाहिए, लेकिन यहीं सारा खेल पलट जाता है। अच्छा, तो ह अघोष नहीं है? नहीं, ह महाप्राण तो है, लेकिन ये सघोष की कैटेगरी में आता है। अच्छा। जब ह का उच्चारण होता है तो हवा इतनी तेज होती है कि स्वर तंत्रियों में भारी घर्षण होता है और वे जोर से कांपने लगती हैं। ओ, इसलिए हम में बहुत ज्यादा कंपन होता है। ये सवाल बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और लोग गलत लॉजिक लगा के नंबर गवा देते हैं। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक गूगली थी। मतलब ह महाप्राण भी है और सघोष भी, भरपूर हवा भी है और भरपूर वाइब्रेशन भी। इसे तो सच में हाईलाइट करके रखना चाहिए। एकदम। खैर, अब हम इस एनाटॉमी और मैथ्स के विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, संयुक्त व्यंजन, जिन्हें हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जी। हिंदी में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये 2 अलग अलग व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। इन अक्षरों को देखकर मुझे जिगजॉ पजल की याद आती है, जैसे 2 अलग अलग पीसेस को आपस में एक खास तरीके से फंसाकर एक नई पिक्चर बनती है। सही कहा। लेकिन मेरा एक सवाल है, परीक्षा में जब ये पूछा जाता है कि क्ष किन अक्षरों के जुड़ने से बना है, तो ऑप्शंस में ऐसा क्या होता है जो अच्छों का पसीना छुड़ा देता है? सारा खेल एक बहुत ही छोटी सी तिरछी लकीर का है।
जिसे व्याकरण में हलंत कहा जाता है। हलंत? हाँ, वो जो अक्षर के नीचे लगता है। हाँ, जब दो अक्षरों को जोड़कर एक संयुक्त व्यंजन बनाना होता है तो जो पहला अक्षर होता है उसे आधा होना चाहिए। हलंत लगाने का मतलब ही यही है कि उस व्यंजन में से अ का स्वर पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया है। समझ रही हूँ। परीक्षा में अक्सर दो ऑप्शन बहुत करीब दिखेंगे। एक होगा पूरा क प्लस श और दूसरा होगा आधा क यानी हलंत वाला क प्लस श। देखने में ये एकदम एक जैसे लगते हैं। पर अगर पहले अक्षर के नीचे हलंत नहीं लगा है तो मतलब वो पूरा अक्षर है? एग्जैक्टली। और अगर उसमें स्वर मौजूद है तो वो दूसरे अक्षर के साथ चिपक कर एक नई ध्वनि कैसे बनाएगा? इसलिए सही जवाब हमेशा हलंत वाला ही होगा। क्ष बनता है क प्लस श से, त्र बनता है त प्लस र से। क्या बात है! मतलब वो छोटी सी हलंत वाली लकीर पजल का वो कनेक्टिंग पीस है जो दोनों अक्षरों को आपस में लॉक कर देता है। अगर वो लकीर मिस हो गई तो पूरा का पूरा जवाब गलत। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज इस गहन चर्चा में हमने जो कुछ भी देखा उससे एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है। स्टडी टेक की इन बेहतरीन स्लाइड्स और फनी ट्रिक्स ने ये साबित कर दिया है कि हिंदी वर्णमाला अक्षरों की कोई रैंडम लिस्ट या तोते की तरह रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय और साइंटिफिक कोडिंग सिस्टम है। एकदम सही कहा। ये एक ऐसी मशीनरी है जहां होठों की बनावट, दांतों का टकराना, जीभ की अलग अलग पोजीशंस, फेफड़ों से निकलने वाली हवा का प्रेशर और गले का कंपन, ये सभी चीजें एक परफेक्ट सिम्फनी में काम करती हैं। हाँ। जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी सही बारी पर एकदम परफेक्ट धुन निकालता है, वैसे ही हमारा शरीर इन 52 वर्णों को प्रोड्यूस करता है। और इसी सिम्फनी से जुड़ा मेरा एक अंतिम और विचारोत्तेजक सवाल है जो मैं सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जरा इस बात पर विचार कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से बात करता है, मान लीजिए वो 1 मिनट में 150 शब्द बोल रहा है, तो उस व्यक्ति का दिमाग हर मिलीसेकंड में ये सम, विषम, कंठ, तालु, मूर्धा, अल्पप्राण, महाप्राण और गले के कंपन का सारा जटिल गणित खुद ब खुद कैसे हल कर लेता है। ओहो, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, है ना? मतलब जब हम बिना रुके फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बैकग्राउंड में KTMDO के सारे फॉर्मूले, हवा का प्रेशर और जीभ का मूवमेंट सेकंड के 1000वें हिस्से में कैलकुलेट करके हमारे शरीर को कमांड दे रहा होता है। बिल्कुल। और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भाषा केवल समाज में बातचीत करने का कोई साधारण जरिया नहीं है। ये इंसानी दिमाग की प्रोसेसिंग पावर और हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण है। सच में ये विचार ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को इस तरह साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू कर दें तो भाषा की ये इंजीनियरिंग बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है और एग्जाम्स में गलती होने का सारा डर अपने आप खत्म हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। तो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स, डीप नॉलेज और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप सभी को आपकी आगामी परीक्षाओं और इस ज्ञान के सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में। जय हिंद।